अस्सलाम वालेकुम। हम बिज़नेस स्टडीज़ ए लेवल्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में आज हम यूनिट 2 का चैप्टर 13 देखेंगे। देखते हैं, हो सकता है 14 भी देख लें साथ में। और आज बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। ओ लेवल्स में भी पढ़ा है आपने। एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को स्ट्रक्चर करती है ताकि लोगों को ये क्लियरली पता हो कि वो कहाँ प्लेस होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो किसको आंसरेबल हैं, किसने क्या जिम्मेदारी निभानी है और किसने किसको जवाब देना है। अब उसके मल्टीपल टाइप्स हैं स्ट्रक्चर्स के, आपको वैसे भी जहन में होगा, टॉल, शॉर्ट, वाइड, ब्रॉड, सब सारी बातें हुई थी ना, नैरो। तो हम उसको ज़रा उठाते हैं। जनरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, जाहिर है जब कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि हर काम के लिए एक अलग डायरेक्टर हो, तो वो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन इस स्ट्रक्चर को फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। किस स्ट्रक्चर को? जिसमें फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। एक एचआर डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ एचआर पे काम करेगा। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग पे काम करेगा। एक जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो सिर्फ मार्केटिंग पे काम करेगा। अलग अलग ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जचता है, उनको फ़ायदा होता है इससे। इससे वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें वैसे ही 6 लोग हों, हर एक डायरेक्टर बन जाए, तो काम कब होगा, कौन करेगा? तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो ये स्ट्रक्चर है, जिसको कि आप फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो आमतौर पे बड़े, जब फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है यानी एचआर अलग हो गया, फाइनेंस अलग हो गया, मार्केटिंग अलग हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, सब मिलके पहले एक बिजनेस का विजन बनाते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव बनाता है। अगर मुझे लिखा हुआ है कि 10 साल में 50 अरब की सेल करनी है, तो मार्केटिंग वाला उसमें से अपना निकालेगा ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्शन वाला अपना ऑब्जेक्टिव निकालेगा कि प्रोड्यूस करूंगा तो सेल होगी ना। तो इस तरह से हर डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव को ड्राइव करता है ऑर्गेनाइजेशनल विजन और ऑब्जेक्टिव से, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह से। फिर एक कंपनी जो छोटी है वो आमतौर पे फंक्शनल स्ट्रक्चर पे नहीं जाती, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखते हैं। लेकिन इवेंचुअली आपको जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है वैसे वैसे अपने स्ट्रक्चर को एडजस्ट करना पड़ता है। अगेन मैं आपको अपनी मिसाल भी दूंगा कि पहले हम जो थे वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर पे थे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये था कि हम में से हर एक हर रोल प्ले कर सकता था। जो इंग्लिश की मिस हैं वो उर्दू ही पढ़ा सकती थी, जो उर्दू की मिस हैं वो इंग्लिश ही पढ़ा सकती थी। मैं ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ, लीडर हूँ, मैं आर्ट्स भी पढ़ा रहा हूँ, मैं साइंस भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। मल्टीपल रोल्स एक ही बंदा प्ले कर रहा होता है। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में चलता है। लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी होंगी, काम की डेप्थ बढ़ेगी, आप ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर सकते। फिर आप एक लेवल आगे जाते हैं, एक ओनर होगा, वो अपने अंडर में 2 मैनेजर्स, 3 मैनेजर्स रख लेगा। उन मैनेजर्स को जो है वो ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शनली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही काम दोनों कर रहे हैं और वो अलग अलग जोन में कर रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा काम है डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं सारे शहर में डालडा घी बांटता हूँ, डालडा की कंपनी से उठाता हूँ और सारे शहर में बांटता हूँ। तो मैं एक तरीका कर सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे कि मैं खुद ओनर हूँ, मैं डिसीजंस लूँगा और मेरे नीचे 5 मैनेजर हैं, पाँचों ही सेल्स मैनेजर हैं। वो उस जोन की सेल देखता है, ये इस जोन की सेल देखता है, ये नॉर्थ की देखता है, वो साउथ की देखता है, वो सेंट्रल की देखता है। तो ऐसे भी काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे भी स्ट्रक्चर किया जा सकता है। तो चाहे वो फंक्शंस की बेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या सेम फंक्शन रिपीट हो और वो जियोग्राफिकली जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या कस्टमर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आप ये 4 कस्टमर संभालो, आप वो 4 कस्टमर संभालो। ऑनलाइन ऑनलाइन जो डिजिटल बिजनेस है, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप भी डेवलपमेंट हेड हो, मैं भी डेवलपमेंट हेड हूँ। आप 5 क्लाइंट आप देख रहे हो, 5 क्लाइंट मैं देख रहा हूँ। या आप टेक्नोलॉजी की बेस पे स्ट्रक्चर कर सकते हो, आप जावा देख लो, मैं सी शार्प देख लूँगा, वो पाइथन देख लेंगे। ठीक है, तो मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, कोई एक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा नहीं है कि यही रिकमेंडेड है। विच वर्क्स बेटर, विच एवर प्रोड्यूसेस बेटर रिजल्ट्स। और स्ट्रक्चर का सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट वजह क्या थी स्ट्रक्चर बनाने की? कम्युनिकेशन। बिजनेस स्ट्रक्चर के बनाने की 2 मेजर रीजन हैं। एक तो रीज़न खुद बिजनेस की सक्सेस है ना, तो उसको साइड में कर देते हैं, तो जाहिर है हर काम की यही रीज़न होगा। ये क्यों करते हैं? ताकि बिजनेस सक्सेसफुल हो। मोटिवेट क्यों करते हैं? बिजनेस सक्सेसफुल हो। डिपार्टमेंट क्यों बनाते हैं? बिजनेस सक्सेस। तो बिजनेस की सक्सेस को तो एक लम्हे के लिए साइड में करते हैं, वो हर चीज़ में ही एक एक वजह आ जाएगी।
उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर करने की रीज़न है वो बेटर कम्युनिकेशन है. एवरीवन नोज एवरीवन्स प्लेस. तो मुझे किससे बात करनी है, किसको रिपोर्ट करना है, क्या रिपोर्ट करना है, ये अच्छी तरह से. तो वट एवर वे वर्क्स बेटर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर कम्युनिकेशन एंड बिजनेस सक्सेस, दैट्स द वे फॉर यू टू गो. बट यू शुड नो कि क्या क्या ऑप्शन हैं ताकि उसमें से आप सेलेक्ट कर सको. बिल्कुल हैप हैजर्ड नहीं होना चाहिए. ठीक है जी. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक फंक्शनल हो गया. फंक्शनल मैंने बता दिया, डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं. उसके बाद जो है वो हायरार्कियल है. एक बंदा हेड बैठा हुआ है, उसने सिमिलर से 4 लोग रखे हुए हैं. जैसे हमारे यहाँ हायरार्कियल बन गया. अब मैं जी हेड हूँ, मेरे नीचे में 6 सब्जेक्ट हेड्स हैं. हर सब्जेक्ट हेड के नीचे में 4-4 टीचर्स हैं जो कि वो डिलीवर कर रही हैं. हालांकि थोड़े थोड़े जोन अलग अलग हैं उनके काम करने के, लेकिन सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. पूरा ही दो सब ही एजुकेट कर रहे हैं. समझ में आ रही है ना बात. तो ये हायरार्कियल है. आई एम द बॉस, आई हैव 3 मैनेजर्स, एवरी मैनेजर हैज़ 5 सबऑर्डिनेट्स एंड सो ऑन. तो उसमें हायरार्कियल स्ट्रक्चर क्या फंक्शनल हायरार्कियल नहीं हो सकता? फंक्शनल भी हायरार्कियल हो सकता है. डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट में एक डायरेक्टर था, डायरेक्टर के अंदर में 4 मैनेजर हैं, हर मैनेजर के अंदर में 6 असिस्टेंट मैनेजर्स हैं. तो फंक्शनल होना एक अलग बात है और हायरार्कियल होना अलग बात है. दोनों एक साथ हो सकती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है. ठीक है. हायरार्कियल के अंदर वो सारी बातें याद आ जाएंगी आपको कि एक होता है कि मैं अपने अंदर में 15 मैनेजर रखूं, तो इसका मतलब है मैंने क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा लोगों को अपने अंडर में हायर कर लिया. इसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्रॉड कर दिया मैंने बहुत ज़्यादा. याद आई ये टर्म ओ लेवल्स में यूज़ की थी. स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा देने का मतलब है एक ही बंदे के अंडर में डायरेक्ट रिपोर्टिंग के बहुत सारे लोग आ गए. और अगर मैं कहूँ नहीं मेरे अंदर में 2 बंदे रखो, उनके अंदर में 4-4 रख दो, तो मैं कह रहा हूँ स्पैन ऑफ कंट्रोल मैंने क्या कर दिया, नैरो कर दिया. नैरो और ब्रॉड होता है और टॉल और शॉर्ट होती है. अगर मेरे अंडर में एक बंदा, उसके अंडर में एक और बंदा, उसके अंडर में एक और बंदा, उसके अंडर में एक और बंदा, इसका मतलब है हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर टॉल है. ये है चेन ऑफ कमांड. वो था स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये है चेन ऑफ कमांड. चेन ऑफ कमांड टॉल हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है. चेन ऑफ कमांड टॉल होगी तो कम्युनिकेशन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन बाज़ काम होते ऐसे हैं कि वहाँ चेन ऑफ कमांड टॉल रखनी पड़ती है. ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में स्पैन ऑफ कंट्रोल ब्रॉड होगा तो भी मुश्किल होगी. एक बंदा कितने लोगों की बातें याद रखेगा, कितने लोगों से रिपोर्ट लेगा, तो भी कम्युनिकेशन का मसला आ सकता है. लेकिन बाज़ काम ऐसे हैं कि क्या करें. पाकिस्तान में 15 शहरों में हमारी ब्रांचेज हैं, हर शहर में एक मैनेजर है, वो मैनेजर मुझे रिपोर्ट कर रहा है. तो लोगों ने क्या इसका तरीका निकाला, कंट्री के बजाय रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करो. बहुत से पाकिस्तान के बहुत से इदारे, ख़ासतौर पर सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के जो इदारे हैं, चीज़ें बेचते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में बेच रहे हैं. तो पाकिस्तान को उन्होंने शहरों में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, वरना हर शहर का एक मैनेजर होगा, हर मैनेजर एक बंदे को रिपोर्ट करेगा. उन्होंने एरियाज़ या जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. उनका ये नॉर्थ ईस्ट जोन है, साउथ जोन है, ये वेस्टर्न जोन है, वेस्ट साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके उन्होंने जोन्स बना लिए हैं ताकि ये सिर्फ आसानी रहे कि एक हेड को 4 लोग या 5 लोग से ज़्यादा रिपोर्ट ना कर रहा हूँ. ऐसा ना हो कि एक ही हेड जो 15-15 लोगों से रिपोर्टिंग ले रहा हो. सही है. तो हायरार्की के अंदर, हायरार्किकल स्ट्रक्चर में एक लफ्ज़ है स्पैन ऑफ कंट्रोल, एक लफ्ज़ है चेन ऑफ कमांड. इसमें कुछ नया नहीं है. कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं. ज़्यादा लंबी चेन ऑफ कमांड के और ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं. लॉजिक समझ में आती है ना. ब्रॉड होगा तो मैं ज़्यादा लोगों से, क्योंकि मुझे एक जैसा काम लेना है, तो ज़्यादा लोगों को एक साथ ट्रेन कर सकता हूँ, ज़्यादा लोगों को एक साथ हैंडल कर सकता हूँ. लेकिन फिर वर्कलोड बढ़ जाएगा, कम्युनिकेशन में लैग आएगा. टॉल में भी यही मसला है कि टॉल होने की वजह से काम बहुत स्पेसिफिक हो रहा होगा. जैसे मैंने कहा मेरा काम है स्कूल चलाना, मैं अपने अंडर में पहले 6 सब्जेक्ट हेड रखूँ, हर सब्जेक्ट हेड के अंडर में 4 टीचर रखूँ, हर टीचर के अंडर में 4 असिस्टेंट टीचर रखूँ, हर असिस्टेंट टीचर के अंदर में 4. तो हर एक का बड़ा स्पेसिफिक रोल हो जाएगा. तो रोल बड़ा स्पेसिफाई, यूनिक रोल्स स्पेसिफाई करना आसान हो जाता है अगर चेन ऑफ कमांड टॉल होता है. आहिस्ता आहिस्ता लेकिन दुनिया इधर ही जा रही है कि वो टॉल चेन ऑफ कमांड और ब्रॉड स्पैन ऑफ कंट्रोल को पसंद नहीं कर रही. उसके नुकसान ज़्यादा हैं. और बाकायदा चेन ऑफ कमांड में से बीच में से लेयर्स हटाई जा रही हैं. इसको क्या कह रहे होंगे, इस काम को क्या कह रहे होंगे, लेयर्स हटाने के काम को. चेन ऑफ कमांड जो पहले से लंबी थी उसको शॉर्ट करने को कहते हैं डी लेयरिंग. आसान सा उर्दू मतलब इंग्लिश का बेसिक लफ्ज़ है डी लेयरिंग, यही मतलब निकल के आ रहा है उसका.
ठीक है, डे लेयरिंग से फ़ायदा होता है कि चेन ऑफ कमांड शॉर्ट हो जाती है, कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो जाती है। डे लेयरिंग से नुकसान ये होता है कि लोगों के पोजीशन सेट होती हैं, अब वो सब चेंज होगा। चेंज फिर सारे मसले लेके आएगा जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि चेंज से बहुत मसले होते हैं, आसान नहीं है। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स अ सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड थिंग्स, जहाँ पे कि दो अलग अलग तरह की चीज़ें जाके मिलें। कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। मैट्रिसेस याद है ना, सुने, पढ़े, देखें कभी, तो मैथ्स में हमने देखे थे। अब इन्होंने कहा कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपने कहा कि एक प्रोजेक्ट की एक टीम होगी। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये आमतौर पे कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत होता है। मेरी कंपनी के 15 साइटें हैं, साइटें कहते हैं, 15 साइट्स हैं। हर साइट पे सिमिलर सा काम हो रहा होगा। हर साइट पे एक प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए होगा, एक आर्किटेक्ट चाहिए होगा, एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए होगा, एक मैकेनिकल का हेड चाहिए होगा, कुछ मजदूर चाहिए होंगे, कुछ असिस्टेंट्स चाहिए होंगे, कुछ राइडर चाहिए होंगे। टीम सिमिलर सी होगी। जब आप वापस हेड ऑफिस आओगे तो हर बंदा अपने डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। बात समझ आई? तो मेरे पास एक डिपार्टमेंट है आर्किटेक्ट्स का डिपार्टमेंट, उसमें 5 आर्किटेक्ट्स बैठे हैं। मेरे पास एक डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियर्स का डिपार्टमेंट, 5 सिविल इंजीनियर्स बैठे हैं। एक डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, 5 मैकेनिकल इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। एक डिपार्टमेंट है जो कि HR तो सबके बराबर होगा, ऑपरेशंस में ये करते हैं, मैट्रिक्स से बनाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अलग अलग 4-5 डिपार्टमेंट ने बताया आपको। अब जब साइट पे डिप्लॉय होने जा रहे हैं तो इनमें से एक बंदा जाएगा मैकेनिकल का, एक सिविल का, एक आर्किटेक्चर से, एक वर्क से, एक इधर से उधर से जाएंगे, वो बना के अपनी टीम बना लेंगे और साइट पे एक टीम की तरह काम करेंगे। फिर साइट से वापस आएंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। इंटरेस्टिंग है, अच्छा होता है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा ना, क्या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बेहतर है? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेम, वट एवर वर्क्स फॉर यू बेटर दैट शुड बी अडॉप्टेड। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की इंडस्ट्री में ये वाला स्ट्रक्चर आमतौर पे ज़्यादा कामयाब रहता है। जैसे मैंने कहा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत कामयाब है। जो लोग सोच समझ के बाकायदा प्लान करके अपना स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, वो भी देखा जाए तो वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बना के बैठे हैं अपना। मुश्किल क्या है इसमें? मुश्किल ये है कि एक बंदे को 2 अलग अलग तरह की जगहों पे 2 अलग अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है। वहाँ जाता है तो उसकी उनके साथ टीम बनती है, वापस आता है तो उसकी अलग टीम होती है। तो ये टीम की एक डुअलिटी के साथ वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये इसके नुकसान है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कोहेजन होती है। मैं सिर्फ आर्किटेक्ट्स वाला हूँ, मैं सिर्फ आर्किटेक्ट्स के साथ रहूँगा नहीं। जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे आर्किटेक्ट से ही मिलना है, मुझे सिविल वाले से ही मिलना है, मुझे मैकेनिकल से ही मिल रहा है, सबसे मुलाकात करनी है, सबके साथ मिलके चलना है। तो एक तरह से अच्छी भी रहती है, इससे फ़ायदे भी होते हैं। प्रोजेक्ट्स के ऊपर स्पेशलाइज्ड फोकस हो जाता है उन लोगों का जो टीम्स वाले होते हैं। तो ये डायग्राम बनी हुई है मैट्रिक्स की, ऐसा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। ये भी पढ़ा हुआ है हमने बाहर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है डेलीगेशन। If you are working, then you are employed. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। आपकी अम्मा काम करती हैं? खुद करती हैं अपने हाथ से? कुछ ना कुछ खुद काम करती हैं। As long as you are working on the product, if you are directly working on the service, then you are employed. It is not your business that you are running. You are employed in your business. You are not an entrepreneur yet. You are employed in your business. When will you be an entrepreneur? मैंने कहा मुझे कारोबार करना है। क्यों? क्योंकि मैं ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन की पर आवर जो मुझे लगता है कि अर्निंग होती है, इस बिज़नेस में मैं आ गया तो पर आवर ब्यूटिशियन के केस से मैं 1500 रुपये पर आवर अर्न करूँगा। कितने हुए अगर मैं 8 घंटे काम करता हूँ तो भाई? 1500 रुपये पर आवर। 8-15 क्या होता है? आप बताएं ना यार, मैथ्स पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे आप लोग? क्या बोल रहे हैं? 1500 रुपये पर घंटा मेरी कमाई है। 8 घंटे मैं ब्यूटिशियन का काम करूंगा, 1500 रुपये पर घंटा कमाई है। 1500 रुपये मेरी कमाई है।
तो और मैं 8 घंटे काम करूँगा तो एक दिन के 12,000 बना लूँगा। 10 दिन के कितने बनाऊँगा? 15,000 माइनस 3,000 10 दिन के कितने बनाऊँगा? 15,000 1,20,000। 10 दिन के 10 घंटे के और 1 महीने के कितने बनाऊँगा? 3,60,000। ठीक है, 3,60,000 महीना बना लूँगा मैं। इससे ज़्यादा बना सकता हूँ फिर आप जगह उसको खड़ा कर जब तक किसी दूसरे को नहीं खड़ा करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता। तो एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग योरसेल्फ, इट इज़ नॉट अ बिजनेस, इट इज़ जस्ट अ पर्सनल सर्विस दैट यू आर प्रोवाइडिंग। आपका कारोबार बनता ही तब है जब आप कहें ये कारोबार बड़ा अच्छा है। अगर मैं ऐसे ऐसे 20 लड़के खड़े कर दूं जो ये ब्यूटिशियन की सर्विस दे रहे हो, तो ये 3,60,000 वाले 20 हो जाएंगे। कितने पैसे हो जाएंगे अब? 72 लाख। यार क्या है तुम लोग, कैसी मैथ्स है भाई? 72 लाख रुपए हो जाएंगे पर मंथ। 72 लाख हो जाएंगे, 20 लड़के खड़े हो गए तो। नहीं करो बेटा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो बिजनेस तब होगा जब मैं इनको मैनेज करूं, मैं बिजनेस पकड़ने के बारे में सोचूं, मैं एम्प्लॉय कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचूं। वर्क डन जो है ना मेरे हाथ से ना हो रहा, वरना वो लिमिट कर देगा मेरे कारोबार को। रूजबाजी समझ आ रहा है ना? तो इसके लिए मुझे डेलीगेशन करनी पड़ेगी। आपके कोर्स में शायद नहीं है, मैं नहीं, डेलीगेशन है, वो लफ्ज़ नहीं है, वो बात नहीं जो मैं बताना चाहता हूँ। देयर आर लेवल्स ऑफ डेलीगेशन। 7 लेवल्स ऑफ डेलीगेशन होते हैं, बाद लोग 5 लेवल्स भी पढ़ाते हैं। फर्स्ट लेवल ये होता है, आपके पास रिफाइंड नहीं है लेकिन बड़ा अच्छा है समझने के लिए, बल्कि मैं इसकी ना वो भी निकालता हूँ, पिक्चर निकालता हूँ। देखिए डेलीगेशन के जो है 5 लेवल्स इन्होंने डिसाइड किए हुए हैं। पहले लेवल में ये जो ट्राइंगल है ना, छोटे छोटे ट्राइंगल रेक्टेंगुलर पीसेस जो हैं, हाँ, ये जो है ना, ये बंदे की काम कितना उसको करना है दिखा रहे हैं, उसके पास कितनी अथॉरिटी है दिखा रहे हैं। लेवल 1 पे मैं उसको सिर्फ एक बात कहूँगा, ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ऐसे करो। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन। कुछ तो करवा रहा हूँ ना। 0 लेवल तो होता है बस आके बैठ गया मेरे साथ, इंटर्नी चाय ले आओ। तो फर्स्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन ये होता है कि करो, जैसे मैंने कहा वैसे करो, दिमाग नहीं चलाओ। सेकंड लेवल होता है कि ये तो करो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन तुम देखो कि और क्या क्या हो सकता है, लेकिन करो वही जो मैं कह रहा हूँ। क्या क्या ऑप्शंस हैं इस पे गौर कर लो, लेकिन करो वही जो मैं कह रहा हूँ। तीसरे उसमें कहा कि पहले जाओ तुम बताओ तुम्हारे ख्याल से क्या करते हैं। वो अपना पूरा ख्याल बताए, हो सकता है उसने जो ख्याल बताओ ठीक हो और उसको कहें कि हाँ यही कर लो, और हो सकता है कि उसने जो ख्याल बताया वो ठीक ना हो, उसको हम कहें कि नहीं ये नहीं, ये करो। लेकिन उसको पूरा काम करने का ऑप्शन दे रहे हैं कि तुम देखो सोचो, हो सकता है जो तुम कह रहे हो वही करना पड़े। आखिर में कहा जाता है अब तुमने इतना मेरे साथ वक्त लगा लिया, रिसर्च करना भी सीख लिया, फैसले करने सीख लिए, अब तुम करो, अब तुम करो, बस आखिर में मुझे रिपोर्ट कर देना। तुम करो और मुझे रिपोर्ट कर देना। और सबसे बिल्कुल लास्ट लेवल ये होता है, करो भी तुम और भुगतो भी तुम ही जिम्मेदार हो भाई, मैं आगे जा रहा हूँ। नाउ यू ओन दिस पोजीशन, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो इसको 7 लेवल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाद लोग, 5 लेवल्स में भी करते हैं। तो डेलीगेशन इसको कहते हैं कि अगर आप दूसरे को काम नहीं देंगे तो काम एक्सपेंड कभी होगा ही नहीं, एक बंदे की कैपेसिटी के गिर्द घूमता रहेगा। एक बंदा अपनी कैपेसिटी बढ़ा ले वो अलग बात है, लेकिन कितनी बढ़ा लेगा? 24 घंटे काम कर लेगा, जो कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेलीगेशन इंपॉर्टेंट। डेलीगेशन के साथ मसला क्या होता है लोगों को? ये सीख जाएगा। सही, सबसे पहले तो ये मसला होता है कि ये कर ही नहीं सकता। वो करेगा कैसे जब तक उससे करवाओगे नहीं? तो करवाओ उससे। बहुत दफ़ा डमी टास्क बनानी पड़ती हैं। ठीक है, कोई ऐसा काम है जो आप अच्छा कर सकती हैं और आपका छोटा भाई नहीं कर सकता? केक। अब आप कह रही हैं केक मैं बना, तुम्हें सारी उम्र आप ही बनाती रहेंगी, केक बना दो। तो कभी कभी बात लोगों को इससे पावर फील होती है, वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों को पावर ना मिले, कि वो खुद कर सकें, मुझ पर डिपेंडेंट रहें। ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, पूरी दुनिया में फेल्ड स्ट्रैटेजी है। बिजनेस ओनर भी ये चाहता है कि भाई अगर मैं कोई मैनेजर हायर करूं, आपको पता है कि व्हेन इज इट टाइम टू प्रमोट यू? जो बिजनेस ओनर होता है, बहुत से बिजनेस ओनर आपको ये बता देते हैं व्हेन विल इट बी द टाइम टू प्रमोट यू।
When you will have someone who can do exactly as you are doing, then I'll promote you. बात समझ आ रही है? अगर आप ऐसे बंदा प्रोड्यूस कर सकते हो जो आपको रेप्लिकेट कर दे, आपको रिप्लेस कर दे, फिर मैं आपको प्रमोट कर दूंगा। आप आगे का काम करो, ये काम तो कोई और भी कर सकता है। ठीक है, जैसे जब मैंने टीचर्स को हायर किया था, सिखाया था, ट्रेन किया था, तो पहले मैंने उनको सिखाया कि पढ़ाते कैसे। जब उनको पढ़ाना सिखा दिया, अब मैंने कहा अब मैं एक और टीचर हायर कर रहा हूँ, आप उनको सिखाओ कि पढ़ाते कैसे हैं। जब आप उनको सिखा लोगे पढ़ाते कैसे, तो आप पीछे आना, मैं बताऊंगा कि कोर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। जब आप कोर्स डिज़ाइन कर लोगी, अच्छी तरह से सीख लोगी, मैं कहूँगा एक बंदे को हायर कर लो, उसको सिखाओ कि कोर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। जब कोर्स डिज़ाइन करना वो सीख ले, तो आप और पीछे आ जाना, आपको मैं सिखाऊंगा कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कैसे होती है। तो यूँ आपकी प्रमोशन तब होती है जब आप अपने ऐसा दूसरा रेप्लिकेट कर चुके होते हो। कभी कभी फायर भी हो जाते हो कि किसी में आपसे ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ भी निकल आई और वहाँ भी निकल आई, तो इससे लोग घबराते हैं कि यार हमारी पोजीशन चली ना जाए। तो डेलीगेशन जो है वो ज़रूरी है, उसके बगैर बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद जो है वो डेलीगेशन के कुछ एलिमेंट्स बताए मैं इन्होंने। डेलीगेशन में आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल दिया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता अथॉरिटी दी जाती है, साथ में आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट किया जाता है, और उसी हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। थोड़ा सा कंट्रोल देंगे, मतलब ये आपको ट्रस्ट कम है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, जवाबदेही कम होगी। बहुत सारा रोल देंगे, बहुत सारी अथॉरिटी देनी पड़ेगी। बहुत सारी अथॉरिटी देंगे, इसका मतलब बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जवाबदेही भी ज़्यादा होगी। फिर आप जवाब दूध और जवाब दोनों ज़्यादा होंगे। इसी के दौरान एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब है उसका? हम एक ऐसा ऑफिस है जहां पे के सारे मेन फैसले हेड ऑफिस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हूँ, सुना है आपने, नाम सुना है? किताबें छापने का इदारा हूँ। किताबें छापने के इदारे में बेटा डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट नहीं करो ना, मुश्किल हो रही है। किताबें छापने के इदारे में दो काम होते हैं। एक काम है फिजिकली बुक प्रिंटिंग का काम, ये इंटेलेक्चुअल काम नहीं होता, ये थोड़ा लेग वर्क है, लेबर वर्क इसमें इन्वॉल्व है। किताबें छापने के और भी काम भी हैं, वो है किताब के ऑथर को फैसिलिटेट करना, रिसर्च करना, तलाश करना कौन होगा, उसकी कॉपीराइटिंग करना, उसकी एडिटिंग करना, ये देखना कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्या प्राइस हो सकती है। एक और काम ये हो सकता है कि उसकी मार्केटिंग करना, आउटरीच करना, लोगों तक पहुंचना। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में अगर मैं इनिशियल बात करूं तो एक डिपार्टमेंट है जो कि ऑथराइज करता है कि कौन सी किताब फाइनलाइज होगी, और ये डिपार्टमेंट यूके की एक यूनिवर्सिटी के एक कमरे में बैठा हुआ है। अब जो भी किताब छपनी है पहले उनसे अप्रूवल आएगा, वो मटेरियल देखेंगे, आप तलाश करोगे, ऑथर से बात करोगे, उन तक पहुंचाओगे, वो देखेंगे, उनको पसंद आएगा वो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो नहीं होगा। इसमें कुछ मसाइल हैं, उनका कंट्रोल 100% है इसमें, लेकिन काम की स्पीड क्या होगी? 0% होगी। मतलब कितने एक वक्त में एक ही चल रहा होगा, दो चल रहे होंगे। काम की स्पीड नहीं होगी और वैरायटी नहीं रहेगी। उस बंदे का दिमाग जैसे कह रहे हैं उर्दू की किताब जैसी होनी चाहिए वैसी होगी, फिर हर वो किताब जो वैसी नहीं होगी वो नहीं छपेगी। फिर बात समझ आ रही है? तो इनका जो काम स्पेसिफिकली जिस तरह का काम है इनको सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग इस बारे में नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी गाइडलाइन बना दें कि हमारी पॉलिसी ये है भाई। अब पाकिस्तानी पब्लिशर खुद सोचे, हिंदुस्तानी अपने हिसाब से सोचे, अफगानिस्तानी अपने हिसाब से सोचे, ईरानी अपने हिसाब से सोचे। लेकिन इसमें ये लोग इससे डरते कि इंडिया के वालों से कोई गलती हो गई, ऐसी किताब छप गई जो पे ओयूपी के नाम पे धब्बा आ जाए, या ओयूपी का नाम। नहीं, धब्बे तो किसी को भी नहीं पसंद, सब चाहते हैं कि धब्बा ना आए, कपड़े बजा के चलते हैं। ये उसका लेकिन अपना काम है, उस रीजन वाले का। वो लोग कहते तो ओयूपी इंडिया ने किया। हाँ, ये आसानी हो गई ना, हमें रीजनल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो और आसानी हो गई कि उसने खुद फैसला किया, उसने खुद पब्लिश किया, उसी का जवाब देंगे। तो यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन में लाजमन याद रखना कि एक की है, वो है डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन उस वक्त तक नहीं मानी जाएगी जब तक डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज ना हो। उस रीजन में सारे फैसले भी खुद ही कर लो, डिसाइड भी खुद कर लो।
रिसर्च भी खुद कर लो, तलाश भी खुद कर लो, कस्टमर तक भी चले जाओ और फैसला कर लो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये रीजन वाइज डिसेंट्रलाइजेशन भी होती है, कंट्री वाइज भी होती है, एक ही कंट्री में डिपार्टमेंटल डिसेंट्रलाइजेशन भी होती है कि यार यहाँ तक तो आप खुद ही देख लो यार, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है? और सेंट्रलाइजेशन इसका उलट है कि नहीं, जो भी गुजरेगा यहीं से होके गुजरेगा, यहीं होंगे सारे फैसले, फिर आगे डिसाइड करेंगे, फिर एक्शन बाद में अपने तौर पे करना, डिसीजन सारे यहीं पे होंगे। आमतौर पे ऐसा तब होता है जब डिसीजन के जो मोमेंट्स या डिसीजन के जो काम है वो कम होते हैं कम चीजें डिसाइड करें, यस और नो टाइप के डिसीजन है, गो अहेड और नॉट गो अहेड के डिसीजन हैं, तो ये सेंट्रलाइज कर लेते हैं लोग कि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता और कंट्रोल अच्छा मिल जाता है आपको। एक्सप्लोरेशन करनी है जैसे, यही तरह से डिसीजन जब बहुत कॉस्टली होता है तब भी सेंट्रलाइज होता है। एक्सप्लोरेशन करनी है किस चीज़ की उरुष? कौन सी कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी है? नहीं, एक्सप्लोरेशन करनी है ऑयल एंड गैस की। मैंने दुनिया के 6 जोन बना दिया और 6 जोन के अंदर अपनी कंपनी के डिपार्टमेंट बना दिए। एक हमारा एशियन जोन है, एक हमारा अफ्रीकन जोन है, एक हमारा नॉर्थ अमेरिकन जोन है, एक हमारा साउथ अमेरिकन जोन है, एक हमारा यूरोपियन जोन है, एक हमारा ऑस्ट्रेलियन जोन है। 6 जोन बना दिए मैंने अपनी कंपनी के। 6 के 6 को मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। करो रिसर्च, करो गवर्नमेंट से नेगोशिएट करो। ऑयल ड्रिलिंग के लिए आपको पता है ना, अगर ऑयल ड्रिल करना है तो बहुत एक्सपेंसिव काम है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम है। इसका डिसीजन डिसेंट्रलाइज नहीं होता, इसका डिसीजन सेंट्रलाइज होता है। देखो, जाओ रिसर्च करो, डिस्कस करो, डिबेट करो, रिपोर्ट बनाओ, सबमिट करवाओ, वील ऑथराइज, वील से कि हाँ यहाँ पे हम 15 बिलियन डॉलर्स खर्च करने के लिए तैयार हैं, या नहीं यार ये फीजिबल नहीं है। क्योंकि ऑयल ड्रिलिंग के अंदर सिर्फ रेवेन्यू ही गेम नहीं है, पॉलिटिक्स भी गेम होती है। भाई वैसे रेवेन्यू के हिसाब से ठीक काम लग रहा है, लेकिन पॉलिटिकली यहाँ फंस जाएंगे हम। यहाँ पे डैश डैश की हुकूमत आने वाली है और डैश डैश की हुकूमत जाने वाली है। नाम ले लेता तो फिर मैं फंस जाता, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। लोग रोने लगते हैं, हमारे रोतू हैं हमारे लोग पॉलिटिक्स को लेकर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक कॉन्सेप्ट है, वो साथ में फटाफट सुन लें। ये सब पुराने कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन स्टाफ और लाइन फंक्शन में क्या फ़र्क है? किसी को याद होना चाहिए यार, ये बुरी बात है। लाइन फंक्शन और स्टाफ फंक्शन में क्या फ़र्क है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जब लिखा हुआ हो, उसमें टॉप पोजीशन से नीचे वाली पोजीशन लाइनों से मिलती है ना, एक लाइन नीचे जाती है, फिर एक लाइन नीचे जाती है। जो इस हायरार्की की लाइंस के अंदर आ रहा है वो लाइन फंक्शन कहलाता है, और जो इस हायरार्की की लाइन के अंदर नहीं आ रहा है फिर भी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, वो स्टाफ फंक्शन कहलाता है। मसलन मेरी एक कंपनी है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है, ऑयल सेल करती है। उसमें एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, एक डिपार्टमेंट फाइनेंस, एक डिपार्टमेंट ये सब हो गए सब। और मुझे लेकिन कहीं ना कहीं आईटी गाय चाहिए होता है। वो ओवरऑल प्रोडक्शन से उसका ताल्लुक नहीं है, ना सेल्स से है, ना प्रोडक्शन से है, ना मार्केटिंग से है। मेरे बिजनेस के कोर किसी जॉब से उसका ताल्लुक नहीं है। मैंने अलग से एक डिपार्टमेंट खड़ा कर दिया, आरटी डिपार्टमेंट। वो इनमें से किसी को रिपोर्ट नहीं करता, इनके साथ किसी के साथ इंटरचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं करता कि बड़ी बिजनेस मीटिंग हो रही है कि क्या हम वहां पे प्लांट लगाने जाएं या ना जाएं। इसका आईटी से ताल्लुक नहीं है। प्लांट लगाने का फैसला कर लिया, आईटी वाले वैसे कर देगा, नहीं लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन हाँ, इसका मार्केटिंग वाले से मसला है, इसका प्रोडक्शन वाले को मसला है, इसका सेल्स वाले को मसला है, इसका फाइनेंस वाले को मसला है, इन सबको मसले हैं, उन सबको फैसला चाहिए मुझे इनका, आईटी वाले का नहीं चाहिए। तो आमतौर पर आईटी वाला स्टाफ फंक्शन कहलाता है। स्टाफ लाइन ऑफ हायरार्की में वो डायरेक्टली किसी के अंडर में पोजीशन नहीं होता, उसका अलग डिपार्टमेंट होता है, वो सबको फैसिलिटेट करता है। वैसे आपस की बात है, जोर से नहीं बोलूँगा, कुछ लोग सुनना लें। एचआर भी स्टाफ फंक्शन कहलाता है। डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन मेकिंग में उसका कोई रोल नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन जो भी डिसीजन ले लेती है वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। वो कहता है ओके आपका ये प्लान है, मैं उसके हिसाब से आपको ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल कर दूंगा, इसके हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर दूंगा। अच्छा अब ये प्लान है तो उसके हिसाब से कर दूंगा। वो ये नहीं कहता कि नहीं ये प्लान होना चाहिए क्योंकि हमारे फलानी जगह पे जो साइट्स हैं वहाँ पे पेट्रोलियम खत्म होने वाला है, तो अब हमें जो है वो नई एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए है। उसका ये इनपुट नहीं है ना, बिजनेस इनपुट नहीं है, वो फैसिलिटेटर है। तो आमतौर पर आईटी और जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो स्टाफ मैनेजमेंट में आता है, बाकी लाइन मैनेजमेंट में आता है। समझ में आई उरुष बाजी? बात समझ आ रही है?
इसी तरह से जब आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझा तो आपको साथ ही साथ समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस कि स्ट्रक्चर क्यों स्टैब्लिश किया जाता है वो है कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। तो जैसे कि हमने कहा था कि कम्युनिकेशन जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बैकबोन है। और अगर उसके बिल्कुल बेसिक्स देखें जो अगेन हम ओ लेवल्स में काफ़ी देख के आए हैं लेकिन उसको दोबारा से जल्दी से गुजारते हैं। तो कम्युनिकेशन का मकसद जो है वो एक्शन ड्राइव करना होता है ना, कुछ काम है जो करवाना है, वो काम सही होने के लिए कम्युनिकेशन सही होना ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट होता है सेंडर, एक एलिमेंट होता है मैसेज, एक एलिमेंट होता है मीडियम, एक एलिमेंट होता है रिसीवर। और फिर वो कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है? जब सेंडर से मैसेज मीडियम से होते हुए रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर उसका फीडबैक दे देता है। फीडबैक ये भी हो सकता है कि जी मैं समझ गया, और फीडबैक ये भी हो सकता है कि उसने वो एक्ट कर लिया जो एक्ट करने के लिए उससे कहा गया था। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ एसेंशियल होती है। अब कम्युनिकेशन की वजह से कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है? भाई कहाँ ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा सवाल अच्छा नहीं है। कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है? भाई बॉस ने कोई डिसीजन लिया, कम्युनिकेशन होगी। कोई विजन बनाया पूरी दुनिया में, पूरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कम्युनिकेट करेंगे, पूरी दुनिया को कम्युनिकेट करेंगे ये हमारा विजन है। एक एक स्टेप, एक एक काम, हर बात ही कम्युनिकेशन के थ्रू होगी। क्लाइंट से बात करनी कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग खुद एक कम्युनिकेशन है, क्लाइंट को कोई प्रपोजल देना कम्युनिकेशन है, उसने गाड़ी खरीदी रसीद की बुक बना के देना कम्युनिकेशन है। तो हर चीज़ ही कम्युनिकेशन हो गई ना। बिजनेस का तो पूरा कम्युनिकेशन के अराउंड घूम रहा है। सप्लायर से कम्युनिकेशन, कस्टमर से कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, सब याद आ रहे हैं, टच हो रही हैं वो सारी चीज़ें। तो कम्युनिकेशन के मेथड्स जो हैं वो स्पोकन भी हैं, रिटन भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी है, विजुअल भी है। विजुअल थोड़ा याद आया, पोस्टर लगा दें आप, यहाँ पे वेट फ्लोर है, यहाँ नहीं चलें, यहाँ से यहाँ तक ये रखें। विजुअली आप पोस्टर्स के थ्रू, तस्वीरों के थ्रू वो यहाँ पर खोपड़ी का निशान बना के हड्डियाँ बना दें, पॉइजनस गैस है यहाँ से रिलीज हो सकती है, खबरदार। ठीक है, उसके अलावा कम्युनिकेशन के जो चैनल्स होते हैं वो इनफॉर्मल भी होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं। इनफॉर्मल मतलब मैंने आपसे ऐसे ही कह दिया यार ये आज ये कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। फॉर्मल में एक ऐसा तरीका होता है जिसका प्रूफ भी होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन को इसलिए फॉर्मल कहा जाता है कि उसमें सामने वाला ऑब्लाइज्ड होता है कि मैंने ये बात सुनी और मुझे इस पर एक्शन लेना है। इस काम के लिए वो नौकरी पे रखा गया है, इस काम के लिए वो वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो आमतौर पे लेटर्स, ईमेल्स, टेलीफोन पे भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली एक ऐसी शक्ल में होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन जो प्रूफ के साथ रिकॉर्ड की जा सके। कम्युनिकेशन वन वे भी होती है और टू वे भी होती है, ये बात भी पता है आपको। मैं खाली आपको बता रहा हूँ, आप खाली सुन रहे हैं, गर्दन भी नहीं हिला रहे तो वन वे है। आपने गर्दन भी हिला दी तो टू वे शुरू हो गई यहाँ से, क्योंकि अब आपने फीडबैक दे दिया। और प्रॉपर टू वे तो ये हो गई, मैंने आपको कुछ बताया, फिर आपने मुझे कुछ बताया, फिर हम किसी डिसीजन में पहुंचे। तो टू वे कम्युनिकेशन और वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन में टाइम लगता है, लेकिन टू वे कम्युनिकेशन में ये कंफर्म हो जाता है कि मैसेज प्रॉपर्ली डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ। फिर कम्युनिकेशन वर्टिकल भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी होती है। वर्टिकल का मतलब क्या है? बॉस ने अपने एम्प्लॉय से कहा, उसने अपने नीचे वाले से कहा, उसने अपने नीचे वाले से कहा कि ये काम होना है, नीचे वाले ने ऊपर से कहा हो गया, उसने ऊपर से कहा कि हो गया। वर्टिकल कम्युनिकेशन हो गई। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये हो गई कि फाइनेंस मैनेजर ऑपरेशन मैनेजर से बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गई। समझ में आ रही है ना? कोई इसमें मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छी कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं? तो वो हर स्टेप जो मैंने कम्युनिकेशन का बताया उसमें बैरियर हो सकता है। सेंडर का मसला, मैसेज में मसला, मीडियम में मसला, रिसीवर मसला, फीडबैक मसला, वो तमाम एलिमेंट्स जो किसी कम्युनिकेशन के हैं उन सब में मसला हो सकता है। सेंडर का क्या मसला हो रहा है? सेंडर बायस हो सकता है, उसकी वजह से कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हुई, हो सकता है। मैं पहले ही समझता हूँ कि आप लोग काम करोगे ही नहीं, कल लेना है, और ऐसे करके बात कर दी, अब नहीं हुआ काम। तो सेंडर का मसला हो सकता है, मैसेज क्लियर नहीं दिया मैंने, बात ठीक नहीं थी, लैंग्वेज का मसला था उसमें, मीडियम का मसला था। और तो अब इसमें सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, सारी बातें आपको पता है। एक्सेसिव जार्गन यूज़ कर लेना, जहाँ पे कि लिख के होनी चाहिए थी वहाँ बता के चले गए, उनको याद नहीं रहा। तो मीडियम हो या सेंडर हो या रिसीवर खुद अटेंशन पे नहीं कर रहा था, वो उस वक्त सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो उसके रीजंस को इन्होंने
उसको उन्होंने फिजिकल रीजंस भी निकाले हैं। फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकी, इंटरनेट बनता पहुंच नहीं सका, ईमेल नहीं पहुंची, और उसके रीजंस जो है वो अदर देन फिजिकल रीजंस भी हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करे, वो रास्ते देखे कि जिससे प्रॉपर कम्युनिकेशन रिकॉर्ड में रह सके, ऐसी कम्युनिकेशन जो प्रूव की जा सके। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जी आपने ना पेटी कैश के मैनेजर हैं आप हमारे, तो मैंने आपसे कहा कि 2 किलो दूध मंगा दो, आपने मंगा दिया, मैं पी गया, फिर मैनेजर साहब आए, उन्होंने कहा ये दूध क्यों आया था भाई, उन्होंने कहा उन्होंने मंगाया था, मैंने कहा मैं तो नहीं मंगाया। तो बिजनेस में ना कम्युनिकेशन को फॉर्मल किया जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। तो फिर इसके लिए क्या होता है कि अगर आपको पेटी कैश से कुछ मंगाना होता है तो आपको क्या बनाना पड़ता है, क्या मंगाना पड़ता है, वाउचर बनाना पड़ता है, वाउचर बनाना पड़ता है। वाउचर बना के साइन करके देंगे ये मेरी रिक्वेस्ट है, मंगवा दें, फिर वो उस पर स्टैम्प लगा के कैशियर को देगा। कैशियर पैसे लेने से पहले एक रिसीट अपने पास रखेगा कि इसने बोला था इसलिए कैश दे रहा हूँ। तो हर बंदा अपने लिए कम्युनिकेशन को सेव भी करेगा ताकि वो बाद में प्रूव कर सके कि ये कम्युनिकेशन हुई थी। तो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को बिजनेस आसान बनाता है। इसमें लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है तो काम ही नहीं होता, अरे छोड़ो नहीं चाहिए यार दूध, बस इतना लंबा, यहाँ से स्टैम्प लगाओ, वहाँ से स्टैम्प लगाओ, वहाँ से। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के आने के बाद ये आसान हो गया है कि आपने यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट की, वहाँ से एक्सेप्ट हो गए, पैसे ट्रांसफर हो गए, तो एक क्लिक में सारे काम एक साथ हो सकते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो आइडियाज़ ज़्यादा आएंगे, मसाइल जल्दी रिपोर्ट हो जाएंगे, प्रॉब्लम के सोल्यूशन जल्दी आप तक पहुँच जाएंगे। बुरी कम्युनिकेशन होगी तो तमाम मसाइल जो किसी बिजनेस में हो सकता है सारे के सारे आएंगे। इनको हम ज़्यादा डेप्थ में देखेंगे जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे कम्युनिकेशन के मसले, फिर वो केस स्टडी से निकल के आएंगे खुद ब खुद। तो किसी भी सिचुएशन में कम्युनिकेशन अच्छी करने के लिए नंबर एक प्रोसेस सबको पता हो, ये बात कैसे करनी है, किससे करनी है, किस मीडियम से करनी है। सबको आपको ये देखना चाहिए कि आप जो भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, कि स्पीड किसकी ज़्यादा अच्छी है, कौन ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ डेटा हैंडल कर सकता है। लेटर्स इशू कर रहे हैं तो कितने लेटर इशू करेंगे, ईमेल कर दें सबको, और किस तरह का मैसेज है जो आप आगे पास ऑन करना चाहते हैं। ठीक है जी। और जब आप इसकी बात करते हैं तो देखिए फिर एक और टॉपिक एक ऐसा आता है जो कि आप बहुत पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, किया भी और आसान भी है। लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप जो है वो ओनरशिप की तरफ से भी आ सकती है और लीडरशिप एम्प्लॉयज़ के अंदर भी आ सकती है। आप मैनेजर्स भी ऐसे हायर कर सकते हैं जो कि लीड करें, कामों को सिर्फ ऑर्डर ना करें बल्कि कामों को ओनरशिप के साथ करें, लीड करें। तो लीडरशिप के बहुत सारे मॉडल्स हैं। अगेन मैं इसकी उस अच्छाई बुराई खासियत इसमें इसलिए नहीं जा रहा है, सब आपको पता ही है ना, लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप कितनी ज़रूरी है, कितना काम को इफेक्टिवली बना देती है, लोगों को मोटिवेट करती है। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि देख लें कि इस कोर्स के अंदर कौन कौन सी टाइप ऑफ लीडरशिप डिस्कस हो रही हैं, ताकि जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो उन लीडरशिप टाइप्स का हम अटैक कर सकें। मुख्तलिफ पोजीशंस हैं जिसमें लोग लीडर बन सकते हैं। डायरेक्टर भी एक लीडर बन सकता है, मैनेजर भी एक लीडर बन सकता है, सुपरवाइजर भी एक लीडर बन सकता है, वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव खुद एक लीडर बन सकता है, फॉर्मल लीडरशिप भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। यार तुम बात कर लो हमारी तरफ से। तो लीडरशिप की कुछ थ्योरीज हैं जिनके ऊपर के हम बात करेंगे और पर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर्स। 3 पेज हैं गालिबन पूरे। लीडरशिप थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी जो है वो है पर्सनालिटी थ्योरी। अब आप बात डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, लेजिस्फेयर के बजाय आप बात कर रहे हैं थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, कि कुछ लोगों ने बताया कि कौन किस तरह से लीडरशिप इस्टेब्लिश होती है। तो एक थ्योरी है, इसको आप कह सकते हैं ग्रेट मैन थ्योरी। ग्रेट मैन थ्योरी में क्या होगा, कुछ लोग होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं कि वो लीडर बन जाते हैं, वो अजीम इंसान होते हैं। ठीक है, कायदे आज़म एक अजीम लीडर थे। ठीक है, उससे नीचे मैं आ नहीं सकता, उससे नीचे मैं आऊँगा तो फिर आप लोग लड़ना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान का मसला है ना, पॉलिटिकली हम बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हैं। ज़रा सा मैं नीचे आया और आप लोग आपस में चीर फाड़ कर देंगे एक दूसरे की। तो कायदे आज़म तक ही रहा, मैं कायदे आज़म से पीछे जा सकता हूँ, आगे नहीं आ सकता। तो ग्रेट मैन या ग्रेट पर्सन थ्योरी जो है वो ये कहती है कि लीडर्स तो बॉर्न होते हैं, उनके अंदर ही वो सलाहियत होती है और वो अजीम लोग होते हैं, कैरिज्मेटिक होते हैं, उनसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो ऐसे एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो ज़बरदस्त होते हैं। ओके, एक थ्योरी ये कहती है कि नहीं, लीडरशिप के कुछ ट्रेट्स और क्वालिटीज़ होती हैं, जिस शख्स में वो क्वालिटीज़ मौजूद होंगी वो लीडरशिप
के रोल में आके ज़्यादा कामयाब रहेगा और वो क्वालिटीज़ प्रोड्यूस की जा सकती हैं एक इंसान में, मेहनत करके उनको अपने अंदर डेवलप किया जा सकता है। ये ट्रेट थ्योरी है। अच्छा, ये एग्जैक्टली इन्होंने इसको लोगों से एसोसिएट नहीं किया कि वो ट्रेट की भी कई थ्योरीज हैं, पर्सनालिटी रिलेटेड भी कई थ्योरीज हैं, तो जेनरिक आइटम के नाम दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये ट्रेट थ्योरीज जो है वो किसने कही, इन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरीज को मिला के एक टाइप ऑफ थ्योरी बता दिया कि कुछ लोग ये कहते हैं कि लीडरशिप पर्सनालिटी का नाम है, कुछ लोग कहते हैं कि लीडरशिप ट्रेट्स का नाम है। तो ट्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कॉमन ट्रेट किसी लीडरशिप में क्या होते हैं अब्दुल्ला भाई? किसी लीडर में क्या ट्रेट होना चाहिए? डिसीजन मेकर, कम करिज्मेटिक, चलो, और करिश्मा, और कम्युनिकेशन, और रिस्क टेकर, और कम्युनिकेटर हो गया, और हो गया, और फ्लेक्सिबल और able to communicate with other leaders. कम्युनिकेटर ही है, हो गया, अभी भी कम्युनिकेटर ही रहा। कम्युनिकेट विद गॉड, कम्युनिकेटर ही रहा। कम्युनिकेट विद द पीपल ऑफ गॉड, अभी भी कम्युनिकेटर ही रहा। Managing employees. चलो, गुड मैनेजर। बोलता बहुत अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट हो, कॉन्फिडेंस हो, ऑनेस्ट हो, फोकस्ड हो, ये सारी जो अच्छी ह्यूमन ट्रेट्स हैं वो लीडरशिप के अंदर हम तलाश करते हैं। फिर एक थ्योरी है जो कहता है कि बिहेवियरल लीडरशिप भी एक चीज़ होती है, ट्रेडिशनल ट्रेट से बाहर आती है। जैसे कि जो ट्रेट थ्योरी है ना, ट्रेट थ्योरी भी ये कहती है, सॉरी मैं यहाँ पे गड़बड़ पीछे कर गया था, ट्रेट थ्योरी भी ये कहती है कि ये जो ट्रेट्स हैं ये इनबॉर्न होते हैं, ये डेवलप नहीं किए जा सकते। जब आप ये कहते हैं कि ये ट्रेट्स डेवलप किए जा सकते हैं तो फिर आप बिहेवियर थ्योरी में आ जाते हैं। बिहेवियर थ्योरी ये कहती है कि आप सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को उस सिचुएशन की नीड के हिसाब से अपने अंदर वो ट्रेट्स डेवलप कर सकते हैं जो कि आपको लीडरशिप पोजीशन पे ले जाएं या जो जिनकी ज़रूरत हो। ठीक है, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हों या ह्यूमन स्किल्स हों या टेक्निकल स्किल्स हों, इंटरपर्सनल स्किल्स हों, वो आप डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर। फिर एक थ्योरी है, इसको कहते हैं कंटिंजेंसी थ्योरी। कंटिंजेंसी थ्योरी को आप सिचुएशनल लीडरशिप भी कह सकते हैं। मैं वो तो ऐसे ही डिस्कस कर रहा था आपसे। कंटिंजेंसी थ्योरी को सिचुएशनल लीडरशिप भी कह सकते हैं कि आप अपने आप को अडॉप्ट करते हैं जिस तरह की सिचुएशन है, जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से आप अपने आप को अडॉप्ट करते जाते हैं। जो भी सूरत हाल है, अभी जो हो गया है, मुझे अब इसमें क्या करना चाहिए, मैं वैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो सिचुएशनल नाम ज़्यादा सूट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दे अडेप्ट, लीडर्स आर दोज हु अडेप्ट टू द नीड ऑफ द सिचुएशन, नीड ऑफ द आवर, और वो निकल के आ जाते हैं। तो कंटिजेंट लीडर जो है वो आमतौर पे वो लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको रिलेशनशिप बनाना आता है, अगर वक्त कम है तो वक्त कम के साथ वो काम कंप्लीट, शॉर्ट डेडलाइंस पे काम कर सकते हैं। अच्छा, पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरीज भी होती है। एक पावर ऑफ इन्फ्लुएंस थ्योरी के अंदर क्या है कि लीडर जो है वो, उसके अंदर दो सोर्सेज हैं पावर होने के। या तो उसकी नॉलेज है जिसकी वजह से उसके पास पावर है, या फिर उसके पास कैरिज्मा है। तीसरा तरीका हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक ऐसी सीट पे बैठा दिया जाए जिसकी वजह से उसको पावर मिल गई। नॉलेज या कैरिज्मा किसी शख्स को पावर देती है। अब अगर अब्दुल्ला भाई जो हैं वो लेट्स सपोज इंटरनेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आपको जो भी इंटरनेट का मसला होगा आप इनके पास जाएंगे, ऑटोमेटिकली इस मामले में आपको लीड करने लगेंगे। अगर किसी शख्स के पास किसी खास सर्टेन एरिया की नॉलेज होती है तो उस एरिया में लोगों को लीड करने लगता है। कैरिज्मा भी एक जरिया है, लोगों को आप इम्प्रेस करें, इंस्पायर करें, लोग आपसे करें यार तुम यार ज़बरदस्त आदमी हो, तुम बताओ क्या करें। ठीक है, जिस चीज़ का आपको पता भी होता है वो भी आप लोगों से उनसे पूछते हैं। आपको थोड़ी सी वो चाहिए होती है ना, एक अफर्मेशन चाहिए होती है एक।
फिर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, आखिरी बात है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? ये कल भी पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप वो है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करती है। जो ऐसे लोग होते हैं जो कि सोसाइटी में चेंज लेके आते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आते हैं, उसको उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इंक्रीज करते हैं या ऐड अपॉन करते हैं, नई कॉम्पिटेंसीज लेके आते हैं कि अब से हम ऐसे होंगे, अब से हम यूं करेंगे, ज़बरदस्त हम अपने आप को प्रूव करते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं, ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस बनाते हैं, ज़्यादा टाइम मैनेजर्स बनाते हैं, अच्छे अपने अंदर ये क्वालिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो खुद लीड करता है और लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के लीडर्स होते हैं। साथ में देखें बंदा भी बना हुआ है एक लीडर, आप लोगों का फेवरेट लीडर जेन जी का। अच्छा ये नहीं है, और नहीं मार्क जकरबर्ग। अच्छा एक चीज़ उन्होंने कहा कि चलो चलते चलते मैं, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, बता देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉन्सेप्ट है। देखें ये बात सुन लें भाई, आखिरी है पानी। भाई ये आईक्यू क्या होता है? इंटेलिजेंस कोशेंट। इंटेलिजेंस कोशेंट जो है वो स्टैटिस्टिकली टेस्टेड प्रूवन है कि ये सही है। इससे आप मेजर कर सकते हैं किसी शख्स की एबिलिटी टू टैकल प्रॉब्लम्स। आईक्यू, आईक्यू एक साइंटिफिक फैक्ट माना जाता है कि किसी का आईक्यू ज़्यादा होता है, किसी का आईक्यू कम होता है, और आईक्यू को मेजर करने के साइंटिफिक टूल्स मौजूद हैं हमारे पास। ठीक है, हाँ उसमें कुछ मसाइल हैं कि वो लैंग्वेज बैरियर उसमें आता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं एक ऐसे बंदे का जिसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो आईक्यू में भी फेल हो जाएगा क्योंकि उसको समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा। ठीक है, ये इस तरह की बैरियर्स तो हैं, लेकिन क्या आईक्यू टेस्ट सिर्फ एक होक्स है, धोखा है? ऐसा कुछ नहीं होता। किसी इंसान की जो है वो नहीं देखी जा सकती, अकल नहीं नापी जा सकती, नहीं ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी लोगों की नापी जा सकती है। कुछ आउटलायर्स हैं जो उस तरह के टेस्ट से उनकी इंटेलिजेंस निकल के नहीं आती है, वो किसी और तरह से। हाँ, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इज जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन कोई नंबर नहीं है कि आई एम 20 इमोशनल इंटेलिजेंस, यू आर 10 इमोशनल। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट कि इंसान को इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ये रिटेलिएशन है उस जंग की जो हमारी कैपिटलिज्म के साथ चल रही है। सोशियोलॉजी खुल गई सब। दुनिया ने देखा कि अगर एक शख्स जो है उसने फैसला करना है कि टीवी नया लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फ्रिज नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कपड़े नहीं लेने चाहिए नहीं लेना चाहिए। पहले ज़माने में हर फैसला सब लोग मिलके लेते थे। फैसला लेने वाला एक बड़ा होता था, बड़ा इमोशनली स्टेबल होता था, दुनिया जहान देखी होती थी, उसको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं होता था। हर छोटी मोटी बात पे तो वो कट लगा देता था, नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है, क्या ज़रूरत है ना? तो वो इमोशनली ड्रिवन नहीं होता था। कंज्यूमर सोसाइटी नहीं बन सकती थी। कंज्यूमर सोसाइटी बनानी है तो आपको इंडिविजुअल्स को अलग अलग करना है, इंडिविजुअल्स को अलग करना है, और उससे अपनी मर्जी का डिसीजन लेने के लिए उसको क्या करना है? हर वक्त इमोशनल, हाइपर इमोशनल स्टेट में रखना है। उसको एक ऐसी स्टेट में रखना है कि वो इमोशनल हो जाए, और इमोशनल शख्स बहुत आसानी से फैसला कर लेता है, अच्छा या बुरा। सही है? तो इमोशनली इंटेलिजेंट बंदा वो होता है जो ये जानता है कि इमोशंस जो हैं वो मुझे ड्राइव ना करें, मैं इमोशंस को ड्राइव करूं। मैं समझ सकूं कि सिचुएशन में फैक्ट कितना है और इमोशनैलिटी कितनी है, ये असल में सिचुएशन क्या है और इस वक्त इमोशंस क्या कह रहे हैं, इससे कैसे बाहर आया जा सकता है। अल्लाह ने इमोशंस क्यों दिए हैं? क्विक डिसीजंस के लिए। एक चीज़ हमारे साथ हुई, अब आइंदा दोबारा हो और हम सोचने बैठ जाएं कि इसको ऐसे करें कि वैसे करें, तो हमारे इमोशंस हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम जल्दी फैसला कर लेते हैं ये ठीक नहीं है। ऐसे ही बस ब्लैंकेट स्टेटमेंट आ जाती है अंदर से, और नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा। आपके माजी के तजर्बात की बुनियाद पे आपको एक डिसीजन मेकिंग के लिए इमोशंस हुई। नंबर 2, आप जब कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते, आपने फिजिकल डोमेन को देखते हुए आप ऐसा चैलेंज फील कर रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, वहाँ पे भी इमोशनैलिटी काम आएगी। दुश्मन के 20,000 फौजी हैं, आपके 2,000 फौजी हैं, लड़ना तो पड़ेगा, तो मैं आपको इमोशनल करूँगा कि नहीं नहीं वतन की मिट्टी की खातिर करना पड़ेगा, तो फिर आप वो कर जाएंगे, घुस जाएंगे, जीते हारे नहीं लेकिन कम से कम घुस जाएंगे। अगर आप फैक्चुअली चलते तो आप कहते कैसे भाई, वो 20,000 है, हम 2,000 हम नहीं घुसेंगे, हम नहीं लड़ना चाहते। तो वहाँ पे भी इमोशनैलिटी काम आती है, जहाँ पे आपको लगता है कि अब
बहुत मुश्किल हो गया, नहीं होगा, फिर भी आप जान मार लेते हैं क्योंकि आप अपने आप को चैलेंज करते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। इमोशंस की मदद से अपने आप को वो काम करवाने में हेल्प करते हैं जो आप उसके बगैर नहीं कर सकते थे। लेकिन लोगों ने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा टूल है, अब मैं आपके इमोशन से आपसे वो काम करवाऊंगा जो आप नहीं करना चाहते। इमोशंस इसलिए थे कि मेरे इमोशंस मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूं और अपने आप से वो काम करवा लूं जो मुझसे नहीं हो रहा। लेकिन अब लोग आपके इमोशंस को यूज़ करते हैं और आपसे वो काम करवा लेते हैं जो आप करना चाह रहे हो, नहीं करना चाहो, लेकिन आप इमोशनल, आपको करना ही पड़ेगा। आपको रात को 12 बजे 11 बज के 11:59.59 पे फ़ोन हाथ में लेके बैठना पड़ेगा आपको, ताकि आप बर्थडे विश कर सकें। आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन आपको करना पड़ेगा। सोसाइटी ने आपको इमोशनली ड्राइव कर दिया कि आप एक्शन तो आप वही करेंगे जो हम चाहते हैं आपसे करवाना। आपको फिर ऐसा भी लगने लगता है कि आप करना भी यही चाहते हैं। तो इसका अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है वो नहीं भी करें, नहीं है ना, नहीं भी करेंगे। हाँ, तो ये एक आपका अच्छा टेस्ट होता है। बहुत सारे लोग तो आपको क्या लग रहा है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ऐसा करते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है, अच्छा, मुझे बहुत देर से ऐसा लग रहा है। तुम्हें बहुत देर से लगा ऐसा? देखिए इसी जुमले को हमने कैसे घुमाया। अच्छा, तो इमोशनल इंटेलिजेंट बंदा जो है वो अपने और अपने आसपास के लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करता है और उसको अपने फ़ायदे के लिए और दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह से इन्होंने एक निकाला कि इट द मोर इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इज देन द हायर देयर मेजरेबल इमोशनल कोशेंट विल बी। अब इन्होंने कहा इमोशनल कोशेंट भी मेजरेबल है। ये बात सब्जेक्टिव है, ये उस लेवल की फैक्चुअल नहीं है जिस लेवल का आईक्यू फैक्चुअल है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम इमोशनल क्वेश्चन भी मेजर करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये बहुत सब्जेक्टिव बात है, इमोशनल क्वेश्चन कैसे नापा जाएगा, मेरा 10 है तुम्हारा 20 है, कैसे नापा जाएगा? तो उसके लिए बहुत सारे सिचुएशंस देनी पड़ेंगी, इन्वायरमेंट में जाके स्टडी करना पड़ेगा, नेचुरल बिहेवियर देखना पड़ेगा। क्योंकि ईक्यू के लिए करते क्या है, जब आप अपने सामने बस को गुजरते हुए देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, ए बी सी आप बता, आप उस वक्त इमोशनल है नहीं ना, तो आप अपनी स्टेट में है नहीं जिसका आप जवाब दे रहे हैं। इमोशनल क्योंकि आईक्यू के लिए सवाल होता है वो एक्चुअल एक क्वेश्चन पुट किया जाता है जो डिफिकल्ट होता है। अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप समझदार हैं, नहीं कर पा रहे तो आप नहीं उस लेवल में, उस मामले में समझदार। लेकिन आईक्यू में तो आपसे सिर्फ वैल्यू जजमेंट ली जाती है। ईक्यू में आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अब आप झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, आपका ईक्यू बन जाएगा जो भी बनाना चाहते हैं। इसलिए ईक्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट जितने भी हैं उन सब में ये मसला है कि वो एक फैक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक आइडिया आपको देते हैं, एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, कॉन्सेप्ट एक ठीक है कि एक इमोशनल इंटेलिजेंट होना चाहिए है। और आखिरी मॉडल जो इसमें इन्होंने रखा है वो कॉम्पिटेंसीज मॉडल है, गोलमैन का कॉम्पिटेंसीज मॉडल है। ये फैजान चाचू भी अक्सर यूज़ करते रहे हैं। कॉम्पिटेंसी डैनियल गोलमैन का मॉडल है, इस पर हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी होती है, मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान में भी होती है, बाहर भी होती है, कि इफ़ यू वांट टू develop emotional intelligence you need to have these things. Number 1 self awareness, number 2 self management या control, number 3 social awareness, number 4 social control। लफ्ज़ सही नहीं है इसलिए बोल दिया social skills। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, सोशल अवेयरनेस, सोशल कंट्रोल। आसान ये है सुनने में, अल्फाज अच्छे कर लो खाली। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल के बजाय कंट्रोल का लफ्ज़ नेगेटिव है ना, तो सेल्फ अवेयरनेस के साथ सेल्फ मैनेजमेंट, दूसरों को तो मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं लगेगा, तो सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स, ये 4 चीज़ होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं और हमारा यूनिट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे आज का लेसन एंड करेंगे। जी ज़रा सेल्फ अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए आपके अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई क्या मसाइल हैं, आप कहाँ ट्रिगर होते हैं। मैं क्या बात कह दूंगा उसके बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी, ठीक है? मैं क्या बात बोलूँगा आप आग लग जाएगी आपको, मैं क्या बोलूँगा आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप पाँव पटकते हुए चले जाएंगे, है ना? तो फिर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ आपको, मेरे पास आपका रिमोट कंट्रोल है। मैं आप रोना शुरू हो जाएंगे, आप लेट जाएंगे, उल्टे खड़े हो जाएंगे, मैं चला रहा हूँ आपको। अगर आप इमोशनली अपने कंट्रोल में नहीं, तो पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं किन चीज़ों से ट्रिगर होता हूँ, वो ट्रिगर किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप सेल्फ मैनेज करें कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ पे आप ट्रिगर हो गए, तो फिर आप उसको संभालें, अपने आप को संभालने के मैकेनिज्म अपने अंदर आप बिल्ड करें कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा, मैं कैसे रिजॉल्व करूंगा, मैं किससे बात करूंगा, मैं
वो बाकायदा क्यूज क्या होंगे जिनको यूज करके मैं इससे बाहर आऊंगा। फिर सोशल अवेयरनेस, लोग क्या होते हैं। अगर आप इतने ही समझदार और अक्लमंद हो गए तो आप कामयाब तब होंगे कि आप दूसरों के इमोशंस को भी समझें और जरूरत पड़ने पर उनसे इन्फ्लुएंस कम से कम लें, या वो इन्फ्लुएंस लें जो आप लेना चाहते हैं। कुछ इन्फ्लुएंस लेना चाहते भी हैं ना हम दूसरों से अच्छी चीज़ों का इन्फ्लुएंस लेना चाहते हैं ना। आप अगर कोई जिम रोज जाता है तो आप कहते हैं यार ये मुझे भी ले जाया करो यार, इमोशन ये इन्फ्लुएंस चाहते हैं ना, ये बंदा रेगुलर है, टाइम का पाबंद है, तो मैं भी हो जाऊँ उसकी वजह से। तो सोशल अवेयरनेस आपको हो कि सोसाइटी कैसे चलती है, लोग एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने आपको कहा, पहले भी बताया, दोबारा कहता हूँ, इंसानियत के जो रिलेशनशिप हैं वो ट्रांजैक्शनल नेचर के होते हैं। क्या मतलब होता है इसका? कुछ देते हैं तो कुछ हर इंसान को लेना और देना करना है। रिलेशनशिप विदाउट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। माँ बाप का भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप कर लें अपनी अम्मा को, ऐसे करते हैं तो मैं ऐसे करते हैं, हर 2 मिनट बाद ऐसे करते हैं। अम्मी कहें खाना ला दो, बेटा उठ जाओ, फिर क्या होगा? ट्रांजैक्शनल ही होगा तो और पड़ेगा। ट्रांजैक्शनल नेचर के रिलेशनशिप होते हैं। आप कहते हैं ना माँ बाप का लव अनकंडीशनल होता है। टमाटर भी अनकंडीशनल होता है जब तक बच्चा नेचुरल, मतलब बच्चा छोटा है, वो अल्लाह ने डाली है दिल में ना एक रहम का। जैसे छोटे बिल्ली के बच्चे को देख के आता है ना, खुद ब खुद अंदर से प्यार आता है। वो है कि जो कुछ कर नहीं सकता ना खुद के लिए, अपने लिए, उसके लिए हमारे अंदर रहम का जज्बा होता है। जैसे जैसे वो इंटेलिजेंट होता जाएगा, जैसे जैसे वो एडल्टहुड के करीब आएगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस ट्रांजैक्शन हो जाएंगी। बच्चा तो बचपन से ही ट्रांजैक्शनल होता है, मेरे को दे, मुझे चाहिए, मुझे दे दे, मुझे चाहिए। तो बच्चे तो बचपन से ही ट्रांजैक्शनल नेचर के होते हैं, और वो ट्रांजैक्शनल भी सही से नहीं समझते, क्योंकि वो उनकी स्क्यूड ट्रांजैक्शन लेते ही रहते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब उनको होता है लेते रहो, देते नहीं है कुछ जवाब में। आपकी बात मानी थी ना, टाइटल वो याद होता है, वो 6 महीने 18 दिन पहले आपकी एक बात मानी थी ना। और एक बच्चों को ये बड़ा याद है, आपने कहा था ना। पता नहीं कब यार मैं तो बहुत कुछ कहा था, उसमें से यही वाला क्यों कहा था, याद है आपको? जैसे नहीं, आपने कहा था, अब तो आपको करना पड़ेगा। तो आपने भी कुछ कहा था, आपको नहीं करना होता वो जो आप कहते हैं। नहीं, आपने कहा था। आप है ना, आपने कह दिया तो सारे साल तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ सोशल अवेयरनेस हो कि सोसाइटी जो है वो ट्रांजैक्शनल नेचर की है, और आपको आइडेंटिफाई कर लें कि इसकी इमोशनल नीड्स क्या हैं। इत्तेफाक है, आज मैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कुछ मटेरियल बता रहा था हमारी जो ब्रांच हेड है उनको, कि जो बच्चों के अंदर जो क्लास को डिस्टर्ब करने की नीड होती है, उसकी जो ओरिजिनेट करती है वो कई वजूहत होती हैं। उसकी बाज़ वजूहत इमोशनल साइकोलॉजिकल होती हैं, बाज़ वजूहत हार्मोनल होती हैं। और इतनी मज़ेदार थ्योरी है, किसी दिन लिखूंगा किताब, अल्लाह ने मौका दिया, आप लोगों से जान छुट्टी हम तो नहीं छोड़ते। तो किताब भी लिखूंगा इस पे। देखें, इंसान के साथ मसला है कि इंसान की हर सेटिस्फेक्शन किसी क्लाइमैक्स से जुड़ी है। बड़ा एक ज़बरदस्त थ्योरी है ये। जैसे कि किसी के अंदर किसी का डोपामीन हाई है। डोपामीन एक दिमाग पूरा अभी आप जो लेटी है ना, और क्या कह रही है, भी किसी केमिकल की वजह से कह रही हैं। दिमाग जो ऑपरेट करता है ना, वो केमिकल्स से करता है, ठीक है। आपके दिमाग में मल्टीपल केमिकल्स हैं, जैसे डोपामीन है, जैसे आपकी सेरोटोनिन है। जैसे अल्लाह ताला ने चाहा है कि एक इंसान जो है वो कुछ लोगों के साथ अपने, जिनके साथ सेफ है ना, जिनके साथ सेफ है उनके साथ खुश महसूस करे, ठीक है। तो जब वो माँ की गोद में जाता है, तो जब उसको उस तरह का लम्स महसूस होता है, उस तरह की स्मेल आती है जो माँ की स्मेल है, उस तरह की उसको साइट महसूस होती है, उस तरह का टच महसूस होता है, तो दिमाग के अंदर से एक केमिकल रिलीज होता है, सेरोटोनिन, ठीक है। अब क्या है, अब अम्मा खाली सामने से नजर आई और सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको उनके होने से ही एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट मिल रहा है, उनके होने से ही मिल रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है? आ रही है। तो जो आपके ये जो हार्मोन्स होते हैं, इनके रिलीज होने से या ब्रेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो इनका थोड़ा सा रिलीज जो है ना, वो क्रिएट करता है इरिटेबिलिटी।
ब्रेन के किसी केमिकल के रिलीज की क्वांटिटी से भी बड़े बिहेवियर्स मैटर करते हैं, जैसे कि इरिटेबिलिटी है, डोपामिन है। जैसे आप ना उछलने का दिल चाह रहे हो, उछलने का दिल चाह रहे हो, आप छत पे चढ़ के छलांग लगा दो, डोपामिन फुल हाइट पे जाके वापस आ जाएगा, आप फिर तसल्ली में आ जाओगे। आप यूं किए जा रहे हो ना, मैं थोड़ा सा बेटा बस करो, ये खत्म नहीं होगा, बेटा बस करो, फिर हिलेगा, बेटा बस करो, बेटा नहीं हिलो, बेटा नहीं तंग करो, नहीं बोलो, बेटा चुप रहो, बेटा शोर। आप उससे एक ऐसी एक्टिविटी करा लें जहां जिस लेवल पे अभी डोपामिन है ना, क्लाइमेक्स पे नहीं ले जा रहा उसको, उसके डोपामिन को और बढ़ाएं। हम लोग आवाज जोर से बोलेंगे, ये जोर से बोले, ये जब उसका डोपामिन हाई लेवल पे जाएगा, उसके बाद वो रिलीफ में आ जाएगा। तो बाज़ औक़ात डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की वजह आपकी हार्मोनल सिचुएशन होती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये हार्मोनल है या ये सिचुएशनल है या साइकोलॉजिकल है, और उसके मुताबिक आप उस सिचुएशन को रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल गोलमैन ने जो है वो गोलमैन कॉम्पिटेंसीज ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के मुताबिक हम जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करें अपने अंदर, और फिर जाने दूसरों के बारे में। पहले अपने आप को जानें, अपने आप को मैनेज करें, दूसरों को जानें और उनके साथ जीने की स्किल सीखें। और मैंने आपसे कहा कि लाइफ ट्रांजैक्शनल है, ये जान लें, आपको ये जान लेना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। जितनी जल्दी आप ये जान लें कि लोगों को क्या चाहिए होता है, तो आप लोगों के मास्टर बन जाएंगे, लोग आपके स्लेव होंगे। अच्छी बात नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लफ्ज़ सोशल कंट्रोल नहीं आया, हालांकि पहले ये होता था यहाँ सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल, सोशल अवेयरनेस सोशल कंट्रोल, लेकिन वो अच्छा लफ्ज़ नेगेटिव लफ्ज़ है। लोगों को कंट्रोल करने की चाहते हो, तुम गुलाम बनाना चाहते हो, लेकिन लोग आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगे अगर आप ये जान लें कि लोगों की नीड क्या होती है, लोगों को क्या चाहिए होता है। जी, परसेंट सबकी एक ना बैंड है, एक बैंड है, उस बैंड के अंदर रहते रहते जान लें, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी दुनिया में से हर एक आपसे एग्रीबल हो गया तो आप खुद बहुत बड़े नाकाम शख्स हैं। जिससे सब एग्री कर गए ना, वो नाकाम शख्स है, वो कामयाब नहीं है। कामयाब शख्स वो है जिससे कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं। ठीक है, तो आप ये सेलेक्ट करते हैं कि मुझे इस रेंज ऑफ लोगों के, ये पॉजिटिव लोग होते हैं, इन लोगों की गुड बुक्स में रहना है, इन लोगों को अपनी गुड बुक्स में रखना है, उनको मुझसे क्या चाहिए। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपसे उस रिलेशनशिप में होते हैं जिसको आप डिनाई कर नहीं सकते, माँ है, बाप है, बच्चे हैं, बहन भाई हैं, इनके साथ आपको रिलेशनशिप करना ही है ना, चलना ही है। तो फिर इनके लिए इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए कि इनको क्या चाहिए होता है, वो दें, और वो ट्रेन हो जाते हैं। ज़रा सा चारा रखते हैं लोग, फिर कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, मेरी बात समझता है, ये मुझे समझता है। ठीक है ना, तो ये सीखना चाहिए, और इसकी मदद से आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं। आज का लेसन यहाँ कंक्लूड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।